हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए माय डियर, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रीवियस सेशन में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात किया था। ओके, और आपने देखा था कि उसके लिए एक इक्वेशन आया था, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट सेशन में देखा था। तो आज के इस सेशन में हम लोग उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए माय डियर। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई। ऐसा आपने पढ़ा था। ओके, तो यहां से देखिए माय डियर, म्यू इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, टाउ डिवाइड बाय डी यू डिवाइड बाय डी वाई। इस तरीके से आप लिखेंगे। म्यू यहां पर क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, डी यू क्या है आपका चेंज इन वेलोसिटी, एंड डी वाई क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। एंड इस पूरे टर्म को डी यू बटे डी वाई को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये विस्कोसिटी है तो ये हमें किस चीज़ का मेजरमेंट बताएगा। तो माय डियर, लेयर के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन लेवल काम कर रहा है उसी का मेजरमेंट ये हमें बताएगा। दैट मीन्स दिस म्यू गिव्स measurement of internal friction level between the layers of fluid। क्योंकि ये विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। किसी भी दो लेयर के बीच में कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसे ही हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, तो यहां पर आप ध्यान देंगे, म्यू गिव्स measurement of internal friction level between the layers of fluid, फ्लूइड के लेयर के बीच में हमें ये इंटरनल फ्रिक्शन लेवल बताएगा। ओके, तो अब यहां से देखिए माय डियर, ध्यान देना है। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर डी थीटा बाई डी टी ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या मतलब था कि फ्लो लार्ज हो जाएगा। देखा था आपने, सॉरी, फ्लो इजी हो जाएगा। एंड अगर डी थीटा बाई डी टी लेस हो गया, दैट मीन्स फ्लो आपका डिफ़िकल्ट है। अब उसी चीज़ को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी उस चीज़ को आप देख सकते हैं। आइए, तो माय डियर, म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाय डी यू बटे डी वाई है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ डिवाइड बाय डी थीटा बाई डी टी। यहां से भी आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इफ डी थीटा बाई डी टी इज लार्ज, अगर आपका डी थीटा बाई डी टी लार्ज मिल रहा है, ओके, इसका क्या मतलब है। तो यहां से देखिए, यहां से, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू ये कह रहा है कि ज़्यादा हो गया है। तो जब डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा फ्रैक्शन आपका डिक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स म्यू आपका डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, डायनामिक विस्कोसिटी विल डिक्रीज। एंड अब आप सोचिए, जब विस्कोसिटी डिक्रीज हो चुका है तो फ्लो क्या होगा, फ्लो आसानी से होगा। ओके, विस्कोसिटी क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। जब विस्कोसिटी ही डिक्रीज हो चुका है, दैट मीन्स फ्लो बिकम्स इजी। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे फ्लो बिकम्स इजी। यही चीज़ मैंने आपको बताया था, तो वो चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। फिर देखिए सेकेंड कंडीशन, इफ डी थीटा बाई डी टी इज लेस, अगर आपका डी थीटा बाई डी टी लेस हो जाए, तो यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर यदि लेस हो जा रहा है, दैट मीन्स पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा।
तो आप कहेंगे डायनामिक विस्कोसिटी विल इंक्रीज। अब जब फ्लो का डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो चुका है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्लो डिफिकल्ट हो चुका है, विस्कोसिटी बढ़ गया है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, तो वहां पर फ्लो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? फ्लो बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने कल भी देखा था, तो आज भी हमने इसको दूसरे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, यूनिट्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, तो यहां पर हम लोग 3 टाइप का यूनिट देखेंगे। SI यूनिट देखेंगे, MKS यूनिट देखेंगे एंड CGS यूनिट देखेंगे, एंड CGS यूनिट भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होगा आप कैसे फाइंड करेंगे? तो यूनिट फाइंड करने का बस एक ही तरीका है कि उस चीज़ का आपके पास जो फॉर्मूला है उसको राइट डाउन कीजिए एंड फिर वहाँ से यूनिट निकाल लीजिए। तो म्यू का देखिए अभी आपके पास कौन सा फॉर्मूला मिला था माय डियर? तो म्यू इज इक्वल टू आपने देखा था टाउ डिवाइड बाय du डिवाइड बाय dy, यही आपके पास फॉर्मूला था। ओके, तो हमें म्यू का यूनिट चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पर जो भी टर्म देख रहे हैं उसका यूनिट लिखेंगे और फिर वहाँ पर उसे को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा म्यू का यूनिट निकल जाएगा। ओके, यही मेथड है, यही अप्रोच है। तो यहाँ से देखिए इस टाउ का यूनिट क्या होगा माय डियर? टाउ क्या है आपका? शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय du, du क्या है? तो du आपका है चेंज इन वेलोसिटी। ओके, दैट मीन्स वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। डिवाइड बाय dy, dy क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा? मीटर में होगा, डिवाइड बाय मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर अब देखिए ये मीटर और ये मीटर कैंसल आउट हो गया माय डियर, और ये सेकेंड कहाँ पर आएगा? नीचे में आएगा। ठीक है, यानी 1/सेकेंड। तो अब यहाँ से देखिए सेकेंड ऊपर चला गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यही आपका डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट हो चुका है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसे हम लोग SI यूनिट बोलते हैं, दिस इज द SI यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस म्यू के लिए ध्यान से देखिएगा, इस म्यू के लिए जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट वो है आपका 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपने देखा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पास्कल कहते हैं। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज 1 पास्कल सेकेंड, दिस इज 1 पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो SI यूनिट हमें मालूम चल गया। SI यूनिट क्या होगा? 1 पास्कल सेकेंड बोलिए या 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर कहिए, ये दोनों एक ही है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं माय डियर MKS यूनिट क्या? MKS यूनिट। तो जब आप MKS यूनिट देखना चाह रहे हैं तो MKS यूनिट क्या होता है माय डियर? SI यूनिट एंड MKS यूनिट दोनों सेम होता है। ठीक है, तो आइए तो हम लोग क्या करेंगे, SI यूनिट से ही यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे और आपका MKS यूनिट आ जाएगा। कैसे वो देखिए।
आपका एसआई यूनिट क्या है, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका न्यूटन। और फिर यहाँ पर क्या है, सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो देखिए माय डियर, 1 सेकेंड यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, 1 मीटर भी यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, 1 केजी और फिर ये सेकेंड नीचे आ जाएगा पर मीटर सेकेंड, 1 केजी पर मीटर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द MKS यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, तो ये यूनिट भी ध्यान में रखना है। कितनी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको विस्कोसिटी दिया रहेगा, ठीक है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि यूनिट ये रहेगा केजी पर मीटर सेकेंड रहेगा। तो इसको आपको देखकर ही समझ जाना है कि ये MKS यूनिट है और ये SI यूनिट के बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। कैसे, आपने ये जो निकाला है यूनिट, वो आपने इसी से निकाला है ना, ठीक है, यही देखिए किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, और ये आपका SI है और ये MKS हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसके आगे देखेंगे। सो MKS यूनिट क्या हो गया माय डियर, MKS यूनिट इज इक्वल टू 1 केजी पर मीटर सेकेंड। ओके, ये डायनामिक विस्कोसिटी का MKS यूनिट, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं SI यूनिट। तो दो तरह के यूनिट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे एक और यूनिट होता है जिसे हम लोग CGS यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं CGS यूनिट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर। यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। अब आइए देखिए CGS यूनिट। यहाँ पर देखिए, C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, G का मतलब क्या है, ग्राम, S का मतलब क्या है, सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था MKS, M का मतलब क्या था, मीटर, K का मतलब क्या था, केजी, एंड S का मतलब सेकेंड। तो आपने देखा कि यहाँ पर केजी, मीटर और सेकेंड के टर्म में हमारा यूनिट आ चुका था, इसीलिए इसे MKS यूनिट कहा गया। एंड यहाँ पर CGS में क्या होगा, तो CGS में केजी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ग्राम होना चाहिए। CGS में मीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आइए चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो CGS यूनिट की जब आप बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगा माय डियर, वो होगा आपका 1 केजी के जगह पर आप क्या लिखेंगे, ग्राम, मीटर के जगह पर आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर सेकेंड। तो डायनामिक विस्कोसिटी का यही आपका CGS यूनिट हो चुका है। ओके, इसी यूनिट को आप CGS यूनिट कहेंगे। एंड इस यूनिट को एक नाम दिया गया है, दिस यूनिट इज कॉल्ड 1 पॉइज। 1 पॉइज, इस पूरे टर्म को हम लोग 1 पॉइज कहते हैं। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, यानी 1 पॉइज इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। तो अब देखिए माय डियर, सो 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड होता है। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें विस्कोसिटी पॉइज में दिया रहेगा, तो आप पॉइज में ही उसे सॉल्व नहीं करेंगे, आप पहले उसे SI यूनिट में चेंज करेंगे, ठीक है। SI यूनिट में चेंज करने के बाद ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर यहाँ पर इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो आप समझिए। देखिए माय डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि SI यूनिट और MKS यूनिट दोनों सेम होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको MKS में चेंज कर देंगे तो वो SI के बराबर हो जाएगा। आइए देखिए, 1 ग्राम को आप क्या लिखेंगे, ग्राम को हमें केजी में चेंज करना है, तो ग्राम को लिखेंगे 10 टू द पावर -3 केजी। सेंटीमीटर को आप क्या, सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में, तो आप क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -2 मीटर, और सेकेंड आपका ऑलरेडी जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 टू द पावर -1 केजी पर मीटर सेकेंड। ओके, अब यहाँ से ध्यान देंगे आप, 10 टू द पावर -1 केजी पर मीटर सेकेंड,
ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है 1 पास्कल सेकेंड के। दोनों सेम होता है ना MKS और SI, तो इसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इतना पास्कल पर सेकेंड। यानी देखिए आपको एक नया फॉर्मूला मिल रहा है, 1 पॉइज इज इक्वल टू क्या होगा? 10 टू द पावर -1 पास्कल सेकेंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। दैट मीन्स यदि क्वेश्चन में आपको विस्कोसिटी पॉइज में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसमें आप 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर वो आपका पास्कल सेकेंड में चेंज हो जाएगा, पास्कल सेकेंड में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स SI में चेंज हो जाएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखिए क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बस आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। ए फ्लूइड हैविंग viscosity of 0.98 poise एंड उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, हम लोग पूरा क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बस आपको ये चीज़ समझाना है कि किस तरह हम लोग चेंज करेंगे और क्वेश्चन में किस तरह दिया रहता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी ऑफ 0.98 पॉइज। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि हमारा डायनामिक विस्कोसिटी 0.98 पॉइज गिवन है। जैसे ही आप पॉइज देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये डायनामिक विस्कोसिटी दिया गया है और ये इसका CGS यूनिट है। तो CGS में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, उसे हम SI में चेंज करेंगे। तो क्या तरीका है देखिए, तो म्यू इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.98 इंटू 1 पॉइज लिख सकते हैं, एंड 1 पॉइज इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर, अभी आपने पढ़ा है 10 टू द पावर -1 पास्कल सेकेंड, यानी 10 टू द पावर -1 पास्कल सेकेंड। तो देखिए माय डियर, आपका डायनामिक विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड में चेंज हो चुका है, SI में चेंज हो चुका है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि यदि क्वेश्चन में डायनामिक विस्कोसिटी CGS में दिया हुआ हो, पॉइज में दिया हुआ हो, तो SI में चेंज करने के लिए आपको 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डायरेक्ट आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू द पावर -1 से, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्कल सेकेंड में। ओके, तो आई होप कि आपको ये सभी यूनिट समझ में आ गया होगा। तो आपको याद भी रखना है, एग्जाम में आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डायनामिक विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या होगा, MKS यूनिट क्या होगा एंड CGS यूनिट क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड ये भी ध्यान में रखना है कि SI और MKS दोनों यूनिट सेम होता है, ये भी ध्यान में रखना है। आपको कितनी बार विस्कोसिटी में यहाँ पर kg/m² करके दिया रहेगा, तो फिर वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ओके, तो चलिए माय डियर, अब इसके आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है जिसे हम लोग काइनेमैटिक विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग काइनेमैटिक विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे। काइनेमैटिक विस्कोसिटी, और काइनेमैटिक विस्कोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से। दिस टर्म इज कॉल्ड न्यू। डायनामिक विस्कोसिटी को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं म्यू बोलते हैं उसको, बट काइनेमैटिक विस्कोसिटी को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे न्यू करके। ठीक है, और इसको इस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर पहले ये समझना है कि काइनेमैटिक विस्कोसिटी होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है, पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखिए माय डियर, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में म्यू डिवाइड बाय रो, ये टर्म फ्रिक्वेंटली आ रहा था, फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, जितना भी एक्सपेरिमेंट या जितना भी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था उसमें ये पाया गया कि ये टर्म फ्रिक्वेंटली आ रहा था, ये टर्म बार बार आ रहा था म्यू बाय रो।
म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, एंड रो क्या है, आपका डेंसिटी। तो ये टर्म फ्रीक्वेंटली अपीयर कर रहा था, तो इसीलिए इस टर्म को एक नाम दे दिया गया, ताकि हम लोग बार बार इस टर्म को ना लिखें, ठीक है। हम लोग बस एक ही टर्म से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें इस तरह नहीं लिखना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। तो इसी टर्म का नाम दे दिया गया काइनेमैटिक विस्कोसिटी। ओके, सो दिस इज नोन एज काइनेमैटिक विस्कोसिटी। ओके, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। तो आइए माय डियर इसका यूनिट चेक कर लेते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। म्यू का यूनिट क्या होता है, तो म्यू का अभी अभी आपने पढ़ा है MKS यूनिट केजी पर मीटर सेकेंड होता है, केजी पर मीटर सेकेंड। एंड रो का यूनिट आप जानते हैं केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट ऑफ काइनेमैटिक विस्कोसिटी, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे SI यूनिट का। SI यूनिट कैसे निकालेंगे आप, तो ये यूनिट पुट कर दीजिए। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, केजी पर मीटर सेकेंड, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो केजी पर मीटर सेकेंड इंटू केजी इंटू मीटर क्यूब। केजी केजी कैंसल आउट, यहाँ से मीटर देखिए स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो आपका यूनिट क्या मिल रहा है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी माय डियर फ्रेंड, SI यूनिट ऑफ काइनेमैटिक विस्कोसिटी क्या होगा, ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, चलिए अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसका हम लोग CGS यूनिट के बारे में बात करेंगे। CGS यूनिट, तो CGS यूनिट क्या होगा माय डियर, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड SI यूनिट है, तो CGS में क्या होगा, तो मीटर के जगह पर सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी काइनेमैटिक विस्कोसिटी का CGS यूनिट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। और इस टर्म को हम लोग 1 स्टोक कहते हैं, 1 स्टोक। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, यानी जो काइनेमैटिक विस्कोसिटी का CGS यूनिट है उसे हम स्टोक कहते हैं। ओके, अब देखिए फिर वही चीज़ हम लोग इसे SI में चेंज करेंगे। सो 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आप इसको SI में चेंज कर दीजिए, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। ओके, तो देखिए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर -2, चूँकि उसका स्क्वायर है दैट मीन्स 10 टू द पावर -2, और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी यहाँ से आपको मिल गया 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए माय डियर, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 स्टोक किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर होता है। यदि क्वेश्चन में आपको स्टोक में विस्कोसिटी दिया हुआ है तो उसको आपको SI में चेंज करना होगा, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, 10 टू द पावर -4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको SI में चेंज हो जाएगा। पॉइज में क्या था, तो पॉइज में था 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वो SI में चेंज हो जाएगा, पास्कल सेकेंड में चेंज हो जाएगा। बट काइनेमैटिक विस्कोसिटी के टर्म में आपको 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन में ये कभी नहीं दिया रहेगा, ठीक है, कि डायनामिक विस्कोसिटी है या काइनेमैटिक विस्कोसिटी है। सिर्फ विस्कोसिटी बोल के दिया रहेगा, ए फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी ऑफ, ठीक है, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए 0.96,
उसके बाद जो यूनिट दिया रहेगा ना, उस यूनिट से आपको समझना है कि ये कौन सा विस्कोसिटी है। मान लीजिए कि आपको विस्कोसिटी बोल के पॉइज में दे दिया हुआ है, तो पॉइज जैसे ही देखेंगे तो पॉइज किसका यूनिट होता है, डायनामिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट होता है। तो आप समझ जाएंगे कि ये डायनामिक विस्कोसिटी है। अगर विस्कोसिटी स्टोक में दिया गया है या मीटर स्क्वायर पर सेकंड में दिया गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है। और अगर स्टोक में दिया रहेगा तो आप उसे एसआई में चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी ऑफ मान लीजिए 0.96 स्टोक, और उसके बाद आपका रिमेनिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ विस्कोसिटी बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में सिर्फ विस्कोसिटी करके दिया रहे, किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायनामिक विस्कोसिटी बोल देगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोल के देता है, ठीक है, तो वो तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर आपको विस्कोसिटी लिखा हुआ है, तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये डायनामिक होगा या काइनेमेटिक होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? तो इसके यूनिट से आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टोक लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, क्योंकि स्टोक काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ही सीजीएस यूनिट है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू 0.96 स्टोक। अब आपको इसे एसआई में चेंज करना होगा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इनटू 1 स्टोक, एंड 1 स्टोक इज इक्वल टू अभी आपने देखा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है माय डियर। ओके, तो वही मैं आपको बता रहा था कि अगर स्टोक में दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट उसमें 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वो एसआई में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपका ये क्लियर हो चुका है। अब देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में जो मैंने आपको डेफिनेशन टाइप का बताया था कि ये होता क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देंगे, इन फ्लूइड मैकेनिक्स म्यू बाय रो टर्म appears frequently, so for convenience this term is said to be kinematic viscosity, and this term is denoted by nu। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये था माय डियर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में हमें बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि दिस इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। ओके, दोनों के रेशियो को ही हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो चुका है, ओके। फिर हमारा डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में जितना पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है। और अब जो बात करेंगे वो न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हमारा हेडिंग होगा लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का लीनियराइजेशन, ठीक है। तो इस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? लीनियराइजेशन का मतलब जैसा कि आप जानते होंगे कि लीनियर, ठीक है। तो आपने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा था
उसमें आपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखा होगा, तो उसका वेरिएशन कैसा था, पैराबोलिक वेरिएशन था। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका लीनियराइजेशन देखेंगे, दैट मीन्स अगर वो वेरिएशन लीनियर हो जाए, अगर वेलोसिटी वेरिएशन लीनियर हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, एंड फिर किस कंडीशन में वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर होगा, तो ये सभी चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं माय डियर। ये मान लीजिए हमारा प्लेट है, दिस इज आवर प्लेट, या आप सरफेस बोल दीजिए, और इसके ऊपर से आपका फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हमारा फ्लो हो रहा है। तो फिर आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैराबोलिक होगा। तो आइए देखते हैं माय डियर। ये आपका वेलोसिटी वेरिएशन है जो कि पैराबोलिक नेचर का है, ठीक है ना। तो ये हमने पहले देख लिया है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह वैल्यूज़ पूछा जाएगा और किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, एंड ये वेलोसिटी आपका u है, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, दिस, तो इसे हम लोग कहते हैं थिकनेस ऑफ फ्लो। फ्लो का थिकनेस कितना है, कितने थिकनेस में फ्लो हो रहा है, सो दिस इज नोन एज थिकनेस ऑफ फ्लो। इसे हम लोग h से डिनोट करते हैं, और h क्या है आपका, थिकनेस ऑफ फ्लो। ओके, चलिए अब देखिए, चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएशन पैराबोलिक है, ठीक है, तो वेलोसिटी वेरिएशन डिफरेंट टाइप का होगा, यहाँ पर उसका इक्वेशन डिफरेंट टाइप का होगा। तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें वो आपको वेलोसिटी वेरिएशन दे देगा, वेलोसिटी वेरिएशन आपको गिवन रहेगा, और फिर आपसे शियर स्ट्रेस का वैल्यू पूछा जाएगा डिफरेंट पॉइंट पर। तो इसका क्या मतलब है, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्या कहना था कि सरफेस से y डिस्टेंस पर, सरफेस से y डिस्टेंस पर किसी भी दो लेयर के बीच में, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, तो इस दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर जो विस्कस शियर स्ट्रेस होगा वो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। सो द विस्कस शियर स्ट्रेस at the viscous shear stress between the two layers at a distance y from the surface is given as, उसको आप कैसे लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई, ऐसे ही आप लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी दो लेयर के बीच में जो कि वो सरफेस से y डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर जो विस्कस शियर स्ट्रेस होगा उसको आप इस तरीके से नोट डाउन करेंगे, आप उसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है। तो माय डियर, यदि आपको बोल दिया जाए, ठीक है, कि आप यहाँ पर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको y डिस्टेंस दिया हुआ हो तो मुश्किल है, उसके लिए आपको यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएशन दिया होना चाहिए, वेलोसिटी वेरिएशन आपको मालूम होना चाहिए। कैसे, वो देखिए, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में वेलोसिटी वेरिएशन u बराबर, स्मॉल u बराबर 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, ये आपको गिवन है, ये वेलोसिटी वेरिएशन हो गया माय डियर।
तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एंड वहां पर आपको एट y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपसे पूछा जा रहा है कि टाउ का वैल्यू क्या होगा, टाउ का वैल्यू क्या होगा। डायनामिक विस्कोसिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका म्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे शियर स्ट्रेस का वैल्यू, कहाँ पर, y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर। तो उसका बस एक ही तरीका है माय डियर कि आपको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी आपको शियर स्ट्रेस चाहिए एट y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई। तो y टर्म देखिए इस यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पुट करना होगा, y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपको वहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ से आपका शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। बट ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो माय डियर ये आपका कैलकुलेट तभी हो सकता है जब क्वेश्चन में वेलोसिटी वेरिएशन दिया हुआ रहेगा, यानी आपको u दिया होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में u आपको दिया हुआ है, तो चूंकि यहाँ पर u दिया हुआ है 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, तो आप क्या करेंगे, इस u को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या आ गया 6y माइनस 2, 6y माइनस 2। तो इस du बटे dy का वैल्यू हमें किस पॉइंट पर निकालना है, हमें निकालना है एट y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को आप क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड बाय 100 माइनस 2। ये बस मैंने एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहां से आपका du बटे dy का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। सो शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फिर आपका शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। तो यही तरीका है माय डियर, किसी भी डिस्टेंस पर आप शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। क्या तरीका है, तो आप वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ पर भी हमें पूछा जा रहा है y वैल्यू आपको दिया रहेगा, वही y यहाँ पर पुट कर देंगे। और ये चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे, du डिवाइड बाई dy कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी वेरिएशन दिया हुआ रहेगा कि वेलोसिटी ये किस तरह वेरी कर रहा है। तो चूंकि ये पैराबोलिक वेरिएशन है, तो आपको वेरिएशन वहाँ पर गिवन रहेगा, तो वहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया माय डियर y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर। मान लीजिए कि यहाँ पर पूछ दे, तो ये डिस्टेंस हमें मालूम होगा, वही डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है, ठीक है। यही प्रोसेस है माय डियर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने का, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, अब इसके आगे देखते हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाएगा तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब यदि मान लीजिए कि सरफेस पर आपसे शियर स्ट्रेस पूछा जा रहा है, सरफेस पर, ठीक है, तो आप सरफेस पर शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो माय डियर आप क्या देख रहे हैं कि y डिस्टेंस क्या है, y डिस्टेंस सरफेस से लिया गया है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो y जीरो कहाँ पर होगा, तो y जीरो आपका यहाँ पर होगा। देखिए इस पॉइंट पर y जीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं y बढ़ते जा रहा है। तो इस सरफेस के लिए y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यदि आपसे पूछा जाए विस्कस शियर स्ट्रेस, विस्कस शियर स्ट्रेस एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो उसे आप कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई, और ये वैल्यू जो आप निकालेंगे वो y के किस वैल्यू के लिए, तो y तो 0 हो चुका है सरफेस के लिए, यानी y इज इक्वल टू 0 पर। यदि आपसे इस सरफेस पर शियर स्ट्रेस पूछा जाए तो वहां पर y का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्योंकि सरफेस के लिए y 0 है। और इस शियर स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे
हम लोग इसे डिनोट करते हैं टाउ नॉट से। टाउ नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0। ओके, एंड टाउ नॉट इज द shear stress at the surface। shear stress at the surface। ओके, यानी माय डियर, यदि आपसे सरफेस पर पूछा जाए तो आपको वहां पर वेलोसिटी वेरिएशन दिया रहेगा, तो वहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी यू डिवाइड बाई डी वाई कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें आप y इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर आपका शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। ठीक है, तो कहीं पर भी शियर स्ट्रेस पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया है उसी तरीके से। ओके, चलिए अब इसके आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि h थिकनेस ऑफ फ्लो है। h थिकनेस ऑफ फ्लो है। माय डियर फ्रेंड, यदि थिकनेस ऑफ फ्लो बहुत ही कम हो जाए, मतलब mm में आ जाए, mm के ऑर्डर में आ जाए, दैट मीन्स ये मान लीजिए आपका प्लेट है और यहाँ पर बहुत कम थिकनेस का फ्लो हो रहा है, बहुत कम थिकनेस का फ्लो हो रहा है, यानी h काफ़ी कम हो चुका है, mm में होगा, तो उस टाइम क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए आपका प्लेट है माय डियर, ये हमारा प्लेट है, बट यहाँ पर थिकनेस mm में आ रहा है, यहाँ पर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये थिकनेस आप क्या देख रहे हैं, बहुत ही कम है माय डियर। तो इस टाइम वेलोसिटी वेरिएशन कैसा होगा, इस कंडीशन में वेलोसिटी वेरिएशन आप खुद देख लीजिए, जो कि पैराबोलिक वेरिएशन था, बट यहाँ पर क्या होगा आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस तरीके से वेरिएशन दिखाते हैं, तो ये वेरिएशन आपको पैराबोलिक नहीं दिखेगा, ये आपका लीनियर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि थिकनेस काफी कम है तो आप इसको पैराबोलिक ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो किस टाइप का हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं लीनियराइजेशन। तो लीनियराइजेशन कब पॉसिबल है, जब थिकनेस ऑफ फ्लो बहुत ही कम हो जाए, mm के ऑर्डर में आ जाए, तो उस टाइम वेलोसिटी वेरिएशन लीनियर हो जाता है। ओके, तो ये पॉइंट आप प्लीज ध्यान में रखेंगे। इफ द थिकनेस ऑफ फ्लो is very small, that means of the order of mm, then velocity profile can be treated as लीनियर, या आप उसे सिंपली स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि थिकनेस अगर बहुत ही कम हो जाए तो वेलोसिटी प्रोफाइल वहाँ पर लीनियर हो जाएगा। तो ये तो आप यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल देख रहे हैं ये तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वेलोसिटी को डिनोट भी नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसी वेलोसिटी वेरिएशन को हम लोग थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे। ठीक है, बड़ा करके देखेंगे, दैट मीन्स आप ये मत समझ लीजिएगा कि वहाँ पर थिकनेस ऑफ फ्लो ज़्यादा हो गया है, नहीं, थिकनेस ऑफ फ्लो बहुत कम रहेगा, बट इसको हम लोग इनलार्ज करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए माय डियर इसके आगे बात करते हैं। अभी आपका लीनियराइजेशन ही चल रहा है, इसी में हम लोग आगे मूव करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, इस टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दीजिएगा, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी जेई या कोई भी स्टेट जेई का एग्ज़ाम रहेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, उसी फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे। ध्यान देंगे आप लोग,
ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस पर फ्लो हो रहा है, बट ये जो फ्लो हो रहा है इसका थिकनेस काफ़ी कम है। तो वहाँ पर माय डियर, जैसा कि आपने पढ़ा अभी कि वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगा वो लीनियर हो जाएगा। वेलोसिटी प्रोफाइल हमारा लीनियर हो जाएगा। दैट मीन्स देखिए इस तरीके से वेलोसिटी वैरी करेगा। ओके, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लो, जो कि काफ़ी कम है। थिकनेस ऑफ फ्लो, और ये वेरी लेस है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आते रहे कि ये थिकनेस ऑफ फ्लो बहुत ही कम है, इसीलिए वेलोसिटी वेरिएशन जो है वो आपका लीनियर हुआ है। ओके, और ये वेलोसिटी कितना होगा, u होगा। जिस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा था वही वेलोसिटी आपका u होगा। अब यहाँ पर कुछ समझना है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि अगर थिकनेस ऑफ फ्लो कम होगा तो वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ को समझना है। जब भी कोई फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर फ्लो करता है तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा हमें। दो तरह का फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है फ्लूइड के केस में। अगर कोई फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस किसी सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है तो हमें वहाँ पर दो टाइप का फोर्स मिलता है, दो टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है। ओके, तो उन दोनों का नाम देखिए, उन दोनों का नाम क्या है। when there is a fluid, when there is a fluid flow over a surface, then there exist two types of frictional force, two types of frictional force। तो इसमें देखिए जो सबसे फर्स्ट फोर्स है माय डियर, सबसे पहला जो फोर्स होगा उसे हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। तो विस्कोसिटी मैंने बताया था, विस्कोसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है, एक तरह का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। तो उसी में हमें क्या मिलेगा, विस्कस फोर्स मिलेगा। तो विस्कस फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। लेकिन ये विस्कस फोर्स किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये विस्कस फोर्स किसके किसके बीच में काम करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, विस्कोसिटी किसके बीच में था, तो विस्कोसिटी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। याद कीजिए, विस्कोसिटी का मेन कारण क्या है, कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स विस्कोसिटी क्या होगा, तो किसी भी फ्लूइड के लेयर के बीच में जितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम करता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। यानी यहां पर सेम मॉलिक्यूल्स होना चाहिए विस्कोसिटी के केस में। तो आप क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा उसे हम लोग विस्कस फोर्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको। तो अब आप यहां पर इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स between the layers of fluid, layers of fluid। तो एक तरह का हमने फ्रिक्शनल फोर्स देख लिया। अब जो सेकेंड टाइप है माय डियर, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स ही है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसमें से आपने देख लिया विस्कस फोर्स क्या है। अब हम लोग बात करेंगे ड्रैग फोर्स। तो ध्यान से देखिए, ये फ्लूइड सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है एंड यहाँ पर देखिए फ्लूइड का लेयर आप देख पा रहे हैं।
तो अभी आपने देखा कि इन दोनों लेयर के बीच में विस्कस फोर्स काम करेगा, यहाँ पर भी दोनों के बीच में विस्कस फोर्स काम करेगा, यहाँ पर भी विस्कस फोर्स काम करेगा, यहाँ पर भी आपका विस्कस फोर्स रहेगा। दैट मीन्स सेम लेयर के बीच में आपका विस्कस फोर्स काम करता है। तो ये ड्रैग फोर्स कहाँ काम करेगा? ड्रैग फोर्स भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये इसके साथ एक कंडीशन है कि फ्लूइड के लेयर और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सरफेस एंड फ्लूइड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। यानी यहाँ पर सिमिलर लेयर नहीं होगा, यहाँ पर एक सरफेस होगा और फ्लूइड के बीच में, सरफेस और फ्लूइड के बीच में, एंड इन दोनों में से कोई भी एक चीज मूव करना चाहिए। या तो सरफेस मूव करना चाहिए या तो फ्लूइड मूव करना चाहिए, कोई एक मूव करना चाहिए, तब आपको वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, ड्रैग फोर्स आपको वहां पर मिलेगा। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? ड्रैग फोर्स इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, it is the frictional force between the liquid layers and surface ओके। और यहां पर ध्यान में रखना है आइदर सरफेस इज मूविंग और लिक्विड इज मूविंग। सरफेस इज मूविंग और लिक्विड इज मूविंग, या दोनों मूव कर सकता है, कोई बात नहीं है, और लिक्विड इज मूविंग और बोथ। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको विस्कस फोर्स एंड ड्रैग फोर्स में कंपैरिजन समझ में आ चुका है कि दोनों होता क्या है, ठीक है। विस्कस फोर्स सेम लेयर के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है, ड्रैग फोर्स क्या होगा? लेयर और सरफेस के बीच में। अब इस फिगर पर आते हैं और ये देखते हैं कि विस्कस फोर्स यहाँ कहाँ काम करेगा और ड्रैग फोर्स कहाँ काम करेगा। आइए देखिए माय डियर, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर यहाँ सभी जगह क्या होगा? विस्कस फोर्स काम करेगा। दिस इज विस्कस फोर्स, एफ भी, तो सभी जगह पर विस्कस फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पर भी आपका विस्कस फोर्स और यहाँ पर भी विस्कस फोर्स। बट माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका जो फ्लूइड का लेयर है, ये जो फ्लूइड का लेयर है और फिर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। ध्यान से देखिए, इस सरफेस के साथ ये जो लेयर है फ्लूइड का, वो लेयर इसके साथ कांटेक्ट में है। तो जब दोनों कांटेक्ट में है तो यहाँ पर क्या होगा माय डियर? यहाँ पर आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा और उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहेंगे? ड्रैग फोर्स कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर आपको ड्रैग फोर्स मिलेगा, उसे हम लोग एफ डी से डिनोट करेंगे। एफ डी, ड्रैग फोर्स को आप क्या कहेंगे? एफ डी, और विस्कस फोर्स को आप क्या कहेंगे? एफ भी। तो जब भी कोई फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर फ्लो करता है तो वहां पर देखिए, सरफेस के साथ जो लेयर कांटेक्ट में है तो दोनों के बीच में ड्रैग फोर्स काम करेगा, क्योंकि वहां पर सरफेस है और लिक्विड का लेयर भी है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। उस फोर्स को हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। एंड उसके ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपको सिर्फ लेयर मिलेगा, तो उन सभी लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है उसे हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये तो समझ में आपको आ गया। अब विस्कस फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, ड्रैग फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये दोनों मेथड मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। ओके, आइए देखते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ड्रैग फोर्स और विस्कस फोर्स कहाँ पर हमें मिलेगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा। बट अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? आइए माय डियर, ध्यान देंगे आप। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपने देखा क्या होता है? म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई dy ये होता है। तो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा ये सोचिए। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। शियर स्ट्रेस एक तरह का क्या है? दिस इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। मैंने समझाया था आपको, ये विस्कोसिटी के कारण एग्जिस्ट करता है। शियर स्ट्रेस विस्कोसिटी के कारण एग्जिस्ट करता है, और उसी विस्कोसिटी के कारण फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है? विस्कस फोर्स है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग विस्कस फोर्स लिखते हैं। तो विस्कस फोर्स बराबर क्या हो गया? टाउ इंटू एरिया। एरिया आपका सरफेस एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, सो एफ भी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है माय डियर म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई इंटू क्या हो जाएगा? एरिया। ये आपका एफ भी हो गया, विस्कस फोर्स हो गया। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि विस्कस फोर्स कहाँ कहाँ काम कर रहा है। तो अगर किसी डिस्टेंस पर आपसे विस्कस फोर्स पूछ दिया जाए, किसी डिस्टेंस पर मान लीजिए कि आपको पूछ दिया है कि बाबू तुम यहाँ पर विस्कस फोर्स का वैल्यू बताओ मुझे। ये मान लीजिए y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ दिया कि बाबू यहाँ पर बताओ कि विस्कस फोर्स कितना काम करेगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसका तरीका आप जानते हैं। विस्कस फोर्स एट y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई इंटू एरिया। म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें कहाँ पर चाहिए? हमें चाहिए एट y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू क्या हो जाएगा? एरिया। और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब हमें वेलोसिटी वेरिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तभी तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करके ये निकाल पाएंगे, और फिर y का वैल्यू पुट करेंगे तब हमारा ये निकल जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग विस्कस फोर्स कैलकुलेट करते हैं। कहीं पर भी यदि आपको फाइंड करना हो, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर फाइंड करने बोल दिया, यहाँ पर आपको मालूम करने बोल दिया, यहाँ पर आपको मालूम करने बोल दिया, तो जहाँ भी आपसे पूछा जाए तो आपके पास y डिस्टेंस होना चाहिए, और फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा। तो विस्कस फोर्स तो आपने सीख लिया कि विस्कस फोर्स हम लोग कहाँ किसी भी सेक्शन पर कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा ड्रैग फोर्स के बारे में देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ड्रैग फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ड्रैग फोर्स जो होगा, ठीक है, वो कहाँ पर होगा? किस पॉइंट पर? तो आपने पढ़ा है इस सरफेस पर, यहाँ पर आपका ड्रैग फोर्स काम कर रहा है, और इस पॉइंट के लिए y का वैल्यू क्या होता है? 0। इस पॉइंट के लिए जो कि सरफेस पर है, इसके लिए y का वैल्यू 0 होता है। तो ड्रैग फोर्स बराबर आप क्या लिखेंगे? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। बट शियर स्ट्रेस कौन सा होगा? सरफेस वाला शियर स्ट्रेस आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स टाउ नॉट। देखिए, यही दोनों में आप कंपैरिजन यहां से कर लीजिए। विस्कस फोर्स था टाउ इनटू एरिया। टाउ का वैल्यू कहीं पर भी सरफेस को छोड़कर, ठीक है। लेकिन जब सरफेस वाला शियर स्ट्रेस आप कंसीडर करेंगे तो फिर वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? ड्रैग फोर्स कहलाएगा। टाउ नॉट क्या है? शियर स्ट्रेस एट द सरफेस। चूंकि हम लोग इसी पॉइंट पर फोर्स निकाल रहे हैं तो उसी पॉइंट का शियर स्ट्रेस भी हमें चाहिए, तो आप उसको टाउ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर टाउ नॉट आप कैसे निकालते हैं माय डियर? सो एफ डी इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई एट y इज इक्वल टू 0 इंटू ए। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। टाउ नॉट मैंने बताया अभी कुछ देर पहले आपको। अब यहाँ से देखिए, इस फिगर से ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू, ये डी यू को क्या कहते हैं हम लोग? डी यू है आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी में कितना चेंजेस हो रहा है। सरफेस पर यहाँ वेलोसिटी 0 है, बट यहाँ पर देखिए वेलोसिटी कितना है? कैपिटल U है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा माय डियर? U माइनस 0 डिवाइड बाय dy है। dy क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है माय डियर? h।
डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, h। मतलब जो दो लेयर आपने कंसीडर किया है, एक लेयर हमने ये कंसीडर किया, एक लेयर हमने ये कंसीडर किया, तो इस दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, h। तो यहां पर क्या पुट करेंगे हम लोग, h इंटू ए। तो यहां से देखिए आपका ड्रैग फोर्स मिल गया म्यू इंटू यू डिवाइड बाय म्यू इंटू यू इंटू ए डिवाइड बाय एच। तो इस तरीके से माय डियर हम लोग ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यही आपका प्रोसेस है। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रैग फोर्स आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बट ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ना कि विस्कस फोर्स हम लोग डिफरेंट पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, बट फिर भी आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन टफ होते जा रहा है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि सरफेस को छोड़कर बाकी किसी भी पॉइंट पे आप फोर्स अगर निकालेंगे तो उसे हम विस्कस फोर्स कहेंगे, बट सरफेस पर यदि हम बात करेंगे तो वो आपका ड्रैग फोर्स कहलाएगा। और उसको कैलकुलेट करने का बस यही तरीका है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, टाउ नोट बोलना पड़ेगा। टाउ नोट क्या है, शियर स्ट्रेस एट द सरफेस। और टाउ नोट निकालने का मेथड आप जानते हैं, इसी के हेल्प से आप आसानी से ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, ड्रैग फोर्स से आपके एग्जाम में, जेई के एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा गया है एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर काफ़ी पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस ड्रैग फोर्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे, उसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।